गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि फसलें। लेकिन भारत की कृषि फसलें पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस समय जो तैयारी चल रही है एसएससी जीडी और कांस्टेबल की चल रही है। तो कांस्टेबल को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? दिक्कत एज को लेकर थी। भर्ती 2018 में कांस्टेबल की हुई थी और अब जो भर्ती आई है 2023 में आई है, यानी 5 साल का गैप था। अब जो 2018 में जनरल के बच्चे अंडर एज में थे, यानी जिन्होंने उसमें फॉर्म नहीं फिल किया था, ठीक है। अब 2023 में जब वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पता चलता है उनकी एज निकल गई है। तो उसी एज को लेकर ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा था और बड़े बड़े लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। तो आज शाम को न्यूज़ में भी आया है कि जनरल वाले बच्चों को एज में 3 साल की छूट दी जाएगी। कितने साल की? 3 साल की। यानी किसी की एज 23 है तो 25 तक अगर किसी की एज है, जनरल का जो बच्चा है 25 से ऊपर नहीं है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। और कल क्लास में भी इस बात की विधिवत जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो हम लोग देरी ना करते हुए आज का जो चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। ये मैंने जो फैक्ट लिखे हुए हैं आपकी, इनका संबंध सीधे सीधे आपकी परीक्षा से है। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, चाहे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, इन बिंदुओं को आपको पढ़कर ही जाना है। सवाल यहाँ से आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप छोड़ते हैं तो ये लापरवाही कही जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो मैं फैक्ट आपको दे रहा हूँ इन्हें आप छोड़ कर जाएं, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ें, नोट करें, समझें, ठीक है, तब परीक्षा देने के लिए जाएं, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। आई बात समझ में? अब हम लोग देरी ना करते हुए एक एक बिंदु को पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए हमारे साथ देखिए। इधर जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है चावल उत्पादक क्षेत्र। अब चावल उत्पादक क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुल चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। किसके बाद? चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में चावल के सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैं। चावल की मुख्य किस्में कौन कौन सी होती हैं? ताइचुंग, कावेरी, मंसूरी, भवानी, रत्ना, पद्मा, जया, फिर IR8, ये चावल की किस्में हो गई। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। क्या? ओराइजा सटाइवा। फिर देखो नोट में मैंने क्या लिखा है, धान के खेतों से मीथेन CH4 का उत्सर्जन होता है। समझे बात? फिर से देख लो, धान के खेतों से मीथेन गैस यानी CH4 का उत्सर्जन होता है। फिर हम लोग देखते हैं गेहूं क्षेत्र व प्रति हेक्टेयर उत्पादन। देखो विश्व के गेहूं कुल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, तीसरे नंबर पे हरियाणा है। फिर गेहूं की मुख्य किस्में कौन कौन सी होती हैं? कल्याण, सोना, राजो, सोनेरा, 63 व 64, हीरा, शेरा और सोनालिका। ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। फिर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की कृषि पर ही पड़ा है। मतलब हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है किस पर पड़ा है? गेहूं की कृषि पर पड़ा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये किसका नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, अब हम लोग गन्ना उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। गन्ने और चीनी दोनों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अभी तक चीनी में चीन का था, लेकिन अब जो स्थान है वो किसका है? भारत का है। आपको पता है विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था? कहा जाता है
चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा कहाँ पड़ता है? आपने उत्तरी अमेरिका देखा होगा। जब मैं आपको उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्यूबा, हवाना, ठीक है, ये सब पढ़ाया था, जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित हैं, जिनको क्या संयुक्त रूप से जिनको क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज बोला जाता है। वहीं एक देश पड़ता है क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना। 1960 तक क्यूबा एक ऐसा देश था, 1960 तक क्यूबा चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, और इसी की वजह से क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है। बात समझ में आई? अब आओ आगे। भारत में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं। गन्ना अनुसंधान यानी कहाँ है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। फिर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सक्करम ऑफिसिनेरम। देखो फिर से, गन्ने का वैज्ञानिक नाम सक्करम ऑफिसिनेरम। फिर भारत में आधुनिक तरीके का गन्ना चीनी कारखाना 1840 में बिहार के बेतिया में लगाया गया, परंतु इसका वास्तविक विकास वर्ष 1931 से प्रारंभ होता है। फिर देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, जबकि कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सही बात है। हालांकि चीनी मिलों की संख्या में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। देखो इधर, देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, सही, जबकि कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, ये भी सही। हालांकि चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर कपास तथा जूट उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कपास उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। फिर जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। किसमें? जूट में, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। फिर मेस्ता, दिख रहा होगा आपको, मेस्ता जूट की एक किस्म होती है, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा गया है। मेस्ता जूट की एक किस्म होती है। हाँ, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गॉसिपियम। क्या होता है? गॉसिपियम। फिर जूट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कारकोरम कैप्सुलरिस। ये किसका है? ये है जूट का। अब हम लोग देखते हैं चाय के उत्पादक क्षेत्र। चाय उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फिर से इसको देखते हैं, चाय उत्पादन एवं उपभोग दोनों में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चाय का वैज्ञानिक नाम क्रैमेलिया थिया होता है। कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का विश्व में छठवां स्थान है, जबकि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है? ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। आपको बताना है कि ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा क्या है। ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा आपको कमेंट में बताना है कि ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप पता करके बताएंगे कि ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा क्या है। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। ब्राज़ील में दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश हैं। 13 देशों में से 9 देशों में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, जबकि गुयाना में अंग्रेजी और सूरीनाम में डच भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है। लेकिन आपको बताना कौन सा है, ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा क्या है, ये आपको बताना है। और ब्राज़ील के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, भारत के बाद
थोरियम का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश कोई है तो वो ब्राजील है। आइए आगे। भारत में कॉफी उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उसके बाद कॉफी की 3 प्रमुख किस्में अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका हैं, जबकि भारत में अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। भारत में अभ्रक के 3 उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड हैं। भारत में सोने के 3 उत्पादक राज्य कर्नाटक प्रथम स्थान पे, झारखंड दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। कर्नाटक में आपने सुना होगा कोलार की खान, जहाँ से सोना निकाला जाता है। शीशे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। गुड। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा संगमरमर उत्पादक राज्य है। नागौर जिले में स्थित मरकाना की खान संगमरमर उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर हीरा उत्पादक प्रथम 2 राज्य मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है और सतना जिला, यहाँ से हीरे निकाले जाते हैं। आंध्र प्रदेश में आपने जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी की घाटी से और एक जगह अनंतपुर पड़ती है, इन दोनों जगहों से हीरा निकाला जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। फिर यूरेनियम उत्पादक प्रथम 2 राज्य झारखंड, राजस्थान। भारत का 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान से प्राप्त होता है। क्या? यूरेनियम। बॉक्साइट के प्रथम 3 उत्पादक राज्य उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। उड़ीसा का काला हांडी से क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट निकाला जाता है। मैंगनीज के प्रथम 3 उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। कोयले के प्रथम 3 उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। लौह अयस्क 3 राज्य क्रमशः, मतलब लौह अयस्क उत्पादक 3 राज्य क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के तेल शोधक संयंत्र। बरौनी तेल शोधक संयंत्र, यहाँ असम के नाहरकटिया से तेल लाया जाता है। कहाँ? बरौनी। अच्छा, बरौनी कहाँ पड़ता है? बरौनी बिहार में पड़ता है और ये मैप जो है यहाँ पड़ेगा। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। यहाँ असम के नाहरकटिया से तेल लाया जाता है। इसे रूस की मदद से स्थापित किया गया था। मथुरा तेल शोधक संयंत्र, मथुरा आपको पता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ इराक से तेल आयात किया जाता है। हल्दिया से पाइपलाइन के द्वारा यहाँ कच्चा तेल लाया जाता है। वेरी गुड। फिर बीना तेल शोधक संयंत्र, बीना कहाँ पड़ता है? बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके लिए ओमान से कच्चे तेल का आयात किया जाता है। कहाँ से? बीना। डिगबोई तेल शोधक संयंत्र, यहाँ स्थानीय तेल का शोधन किया जाता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे भारत के वानिकी शोध संस्थान, इनको पढ़ लेते हैं। तो ये जो है भारत के वानिकी शोध संस्थान, आप अपनी कॉपी पे मैप बना सकते हैं। मैप पे इसी तरीके से अच्छे से दर्शा सकते हैं। अगर वाकई में आप अपना अच्छा नोट्स बनाते हैं तो यह माना जाता है, अगर किसी का नोट्स अच्छा होता है तो यह माना जाता है कि उसकी तैयारी भी अच्छी होगी। और ऐसा है भी, आपका अच्छा नोट्स होगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी, जो भी पढ़ें सब कुछ फेयर होता है। देखो आगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय वन शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। फिर से देखो, हिमालय वन शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण, वन शोध संस्थान,
भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद। ये तीनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। ये लोकेशन जो है उत्तराखंड की है, ये उत्तराखंड में है। फिर सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पता है हम सबको, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रयागराज रखा गया है। यानी सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जोरहट। ये जोरहट असम में पड़ता है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहट में है। यानी जोरहट कहाँ है? असम है। असम में भी कह सकते हैं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रांची। रांची में क्या है? वन उत्पादकता संस्थान। वन उत्पादकता संस्थान कहाँ है बेटा? रांची में है। फिर वानिकी अनुसंधान व मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है। जैव विविधता संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। ये मैंने जो फैक्ट पढ़े हैं इनको हम लोगों ने अच्छे से समझा है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका पूरे का एक नोट्स बनाएंगे। अभी से हम लोग जो भी पढ़ते हुए चलेंगे, चाहे क्लास में और चाहे यहाँ, हर एक चीज़ का विधिवत नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। फरवरी लास्ट में आपका एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। फरवरी लास्ट में लगभग 11 या 12 फरवरी से बताया जा रहा है आपका कांस्टेबल भी हो जाएगा, यानी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर इन डेटों में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, इसका मतलब आपके पास बहुत कम समय है और इस कम समय में आपको भरपूर मेहनत करनी है। अगर वाकई में आप भरपूर मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत कर लिए, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। क्योंकि अभी तक क्या हुआ करता था? अभी तक ये होता था जैसे जो वैकेंसी आती थी उसी में से पीएससी के जवान ले लिए जाते थे, फायर ब्रिगेड के ले लिए जाते थे। लेकिन इस बार जो ये 60,244 वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, ये केवल सिपाहियों के लिए है, यानी केवल कांस्टेबल के लिए है। और इसमें से ना तो पीएससी का कोई है और ना फायर ब्रिगेड का है। तो इस वजह से ये जो 60,000 वैकेंसी आई है, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अच्छे से मेहनत करिए और इस भर्ती में सिलेक्शन लीजिएगा। अभी ये भर्ती आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी देख रहे हैं, कांस्टेबल देख रहे हैं, कुछ समय के बाद पीएससी की भर्ती अलग से आएगी, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जुलाई में आपका एसएससी जीडी फिर होना है। तो ये जो भर्तियां लगातार हैं, ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले लीजिए। ये सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप कंटिन्यू लगे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई सर्वोपरि है। मैंने आपको बताया था, कोई इस वजह से आपको भर्ती नहीं नौकरी देगा, हाँ आ जाओ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है भैया इनको भर्ती कर लो, ये देखने में बहुत सीधे लगते हैं, या इनकी लंबाई बहुत अच्छी है भर्ती कर लो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं, उसके बाद अगर मानक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ठीक बात है। फिर सबसे अहम है पढ़ाई। जब तक पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।